हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक में कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ गाइस, यूट्यूब पे मैंने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे हैं, तो बहुत रेयर ही टॉपिक लगता है मुझे। और ख़ुद मेरे चैनल में कमेंट में ये क्वेरीज आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी क्यों ना कवर किया जाए। तो ये दो तरह की कंडीशन है गाइस। फर्स्ट कंडीशन ये है कि पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग लेटर एज में थेरेपी स्टार्ट करते हैं, 7 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, यहाँ पे जाके हम लोग अगर अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करते हैं और पहले हमने थेरेपीज़ को मिस कर दिया है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। आप अवेयर नहीं थे या पहले जो है इतनी ज़्यादा फैसिलिटी थी ही नहीं थेरेपी की, और ऑटिज़म की भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी ही नहीं। अब जब यूट्यूब में ऑटिज़म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं, तब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ऑटिज़म के लिए थेरेपीज़ होती हैं, उनसे बेनिफिट होता है। और आप भी सोच रहे हैं कि क्या अब इस एज में मेरे बच्चे को थेरेपी से बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो एक तो ये क्वेरीज आ रही थी, और दूसरी ये क्वेरीज हैं, आपको पता है कि ऑटिज़म जो है वो अडल्ट एज में भी डायग्नोस होता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलीव नहीं करते हैं ऐसे लोगों पे कि अगर सामने बैठ के कोई पर्सन मेरे से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, बिल्कुल मुझे नॉर्मल लग रहा है, तो वो ऑटिस्टिक कैसे हो सकता है। इसमें पूरी सच्चाई है, ऑटिज़म अडल्ट एज में भी वो डायग्नोस होता है। तो ये इसका मैंने सीधा प्रूफ देखा है। इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अडल्ट एज में जाके ऑटिज़म डायग्नोस हुआ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया अपनी कंडीशन को समझने के लिए या फिर कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए, और मैंने उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात भी की, क्योंकि मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी। मैं भी जानना चाहती थी कि जब अडल्ट एज में ऑटिज़म डायग्नोस होता है तो वो ऐसे लोगों को किस तरह की मुश्किलें आती हैं, ऑटिज़म के कैसे सिम्टम्स उनको फील होते हैं। सो दोनों ही सिचुएशंस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग वो केस लेते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने अर्ली एज में थेरेपी को मिस कर दिया और अडल्ट एज में जाके थेरेपी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, आपको कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि थेरेपी के साथ हमेशा एक फ्रेज जुड़ा रहता है, अर्ली इंटरवेंशन। मीन्स थेरेपी का मीन ये है कि इसको अर्ली एज में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेनिफिट होगा, और लोग सोचते हैं कि अगर बड़ी एज में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि अर्ली एज में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि 6-7 ईयर्स तक जो है वो ब्रेन में चेंजेस फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो सिम्टम्स जो है वो फास्ट इम्प्रूव होते हैं, चेंजेस जल्दी होते हैं। तो इसका मीन्स ये है, लेकिन ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। अर्ली एज में जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प होती है, इमिटेशन स्किल में हेल्प होती है, प्ले स्किल में हेल्प होती है, और ये 3 स्किल्स ऐसी हैं जिसमें कोई नॉर्मल बच्चा हो या फिर ऑटिस्टिक बच्चा हो, अपनी 90% जो उसकी इनिशियल जर्नी होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट की जो जर्नी होती है, इन 3 स्किल्स से ही बच्चा जो है वो उस जर्नी को कंप्लीट करता है। अगर बच्चे को हम लोग 2-3 ईयर्स में इमिटेशन स्किल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्ले स्किल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फिर बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो सराउंडिंग से भी नॉलेज को ग्रास्प करे और खुद से भी सीखने की कोशिश करे, और अपनी एज की बच्चों में और उसमें जो है वो ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, यानी कि वो मेन स्ट्रीम से जाके जुड़ जाए। इसलिए थेरेपी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस अर्ली इंटरवेंशन में बताई गई है। अब जब अडल्ट एज में आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है गाइस, जब 7 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, 22 ईयर्स तक आपने बच्चे को कभी कोई थेरेपी प्रोवाइड नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन में आपके बच्चे की क्या कंडीशन होगी, जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, उसमें स्टीमिंग इश्यूज भर के होंगे। जो स्टीमिंग इश्यूज जो है वो बच्चे को इस हद तक परेशान करते हैं कि बच्चा हर टाइम आपको एग्रेसिव दिखेगा, मेल्टडाउन्स दिखेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिहेवियरल इश्यूज दिखेंगे जो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे होंगे। ओवरऑल कुल मिला के अगर आपने थेरेपी स्टार्ट नहीं की है तो आपके बच्चे की कंडीशन ऐसी होगी कि ऑटिज़म पूरी फैमिली को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा होगा, और आप बच्चे को बिल्कुल भी हैंडल करने की कंडीशन में नहीं होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो ये समझना जरूरी है गाइज, अगर आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं 7 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर में कभी भी आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं, किसी भी एज में थेरेपी स्टार्ट करते हैं, आपको 100% बेनिफिट होगा। थेरेपी बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को उसके फुल पोटेंशियल तक लेके जाती है। मीन्स जितना वो
कर सकता है वहाँ तक उसको पहुँचाती है। लेकिन अगर थेरेपी नहीं कराते हैं तो जितना वो कर सकता है, जितनी उसके अंदर एबिलिटी है, जितना ब्रेन उसका ठीक है, बच्चा वो उस चीज़ तक, उस गोल तक भी नहीं पहुँच पाता है। तो जब आप थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको दिखेगा स्टीमिंग इश्यूज़ में। तो सेंसरी इंटीग्रेशन जब आप ये थेरेपी स्टार्ट करेंगे, चाहे आप प्रोफेशनली करवा रहे हैं या फिर आप घर पे स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप डालिए सेंसरी इश्यूज़ क्या होंगे, एक एक सेंसरी इशू के बारे में आपको जो है वो पता चल जाएगा, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ओरल हो। तो ये सारे जो हैं हमारी जो 5 सेंसेस रहती हैं, यानी कि ये जो आइज़ हैं, नोज़ जो स्मेल को डील करता है, या ओरल मोटर ये जो माउथ है हमारा, ईयर्स, ऑडिटरी, स्किन, टच, ये 5 सेंसेस से रिलेटेड जो हैं वो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारा नॉलेज अभी मैं डिस्कस करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं वो एंड स्क्रीन में डालूंगी। सेंसरी फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सेंसरी इशू के बारे में आप पूरा नॉलेज गेन कीजिए, उनसे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करवाइए, चाहे बच्चा किसी भी एज में है, अडल्ट में है, उसको स्टीमिंग में ज़रूर रिलीफ मिलेगा। और जब सेंसरी इशूज़ काम डाउन होते हैं गाइस, तो बच्चे का एग्रेशन, मूड स्विंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें भी रिड्यूस होती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को हैंडल करना जो है वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप स्पीच थेरेपी भी किसी भी एज में स्टार्ट करते हैं, आपने वोकैबुलरी से बच्चे को स्टार्ट किया, एक तो ये है कि बच्चे के लिए ये एक नई चीज़ होती है। एक एज, एक स्टेज ऐसी है जहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, 10 ईयर 20 ईयर का बच्चा है, आपने उसको कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कुछ थेरेपी नहीं कराई, बच्चा पूरा दिन कुछ नहीं कर रहा है, बस हाइपर रहता है, एग्रेसिव रहता है, आपको हैंडल करने में मुश्किल होती है। लेकिन जब नई चीज़ें आप उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके पास कुछ होगा जिसको वो समझने की कोशिश करेगा, ब्रेन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जिसको वो प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, तो ज़रूर बेनिफिट होता है। उसको आप वोकैबुलरी से स्टार्ट कीजिए, चाहे किसी भी एज का बच्चा है, विजुअल कार्ड से आप स्टार्ट कीजिए, वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कीजिए। छोटे ऐसा मत सोचिए कि हाँ अब मेरा बच्चा 20 ईयर्स का हो चुका है तो अब मैं क्या यहाँ से स्टार्ट करूँ, उसको एक एक चीज़ सिखाऊं कि ये एप्पल है, ये बनाना है। ऑफ कोर्स गाइज, अगर आपने कुछ नहीं सिखाया तो यहीं से आप स्टार्ट कीजिए। स्पीच थेरेपी की शुरुआत यहीं से होती है। वोकैबुलरी एंड देन फ्रेज स्पीचेस, क्वेश्चन आंसर, सेंटेंसेस, ब्रीफिंग, ये सारे गोल आप किसी भी एज में जो है वो अचीव कर सकते हैं, भले ही टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप अडल्ट एज में ऐसे बच्चों की थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके सेंसरी इशूज़ पे काम करना है। ओनली इनिशियली सिर्फ सेंसरी इशूज़ पे आप कुछ महीने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवा के देखिए, ज़रूर बेनिफिट होगा। और जब बच्चा थोड़ा काम डाउन हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी एज में आप स्पीच थेरेपी भी ज़रूर स्टार्ट कीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चा लॉस नहीं होगा किसी भी एज में। जब बच्चे के साथ घर पे आप थेरेपी करते हैं तो अपने आप में बच्चा सोशल स्किल को इम्प्रूव करता है, वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। थेरेपी इसलिए ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं गाइस, मैं गिना नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग ये सोच के थेरेपी को नहीं करते हैं, जिनके बच्चों में सीवियर ऑटिज़म होता है तो वो लोग भी कुछ टाइम के बाद थेरेपी को छोड़ देते हैं कि सीवियर ऑटिज़म है, ये तो कभी क्योर नहीं होगा, तो हम क्यों थेरेपी पे टाइम वेस्ट करें, हम क्यों थेरेपी करवाएं। लेकिन आप जाने अनजाने ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर सीवियर ऑटिज़म है तो सेंसरी इश्यूज़ और ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे को। और जब कोई डिजीज़ बच्चे को है, हालांकि ऑटिज़म डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है, मुझे पता है, काफ़ी लोग कमेंट में लिखने लगते हैं। कोई भी रोग अगर किसी पर्सन को है, उसकी दवाई अगर आप उस बच्चे को नहीं देंगे तो वो रोग उसको कितना परेशान करेगा। सिमिलरली अगर आप स्टीमिंग इश्यूज़ के लिए स्टीमिंग एक्टिविटी नहीं करवाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा परेशान होगा। अगर बच्चा परेशान है तो वो आपको खुद को भी परेशान करेगा, पूरी फैमिली को परेशान करेगा। तो सीवियर ऑटिज़म भी है तो भी सेंसरी इंटीग्रेशन की थेरेपी जो वो आपको हमेशा करते रहना चाहिए। इससे आपकी लाइफ भी रिलैक्स रहेगी और बच्चे की लाइफ भी रिलैक्स रहेगी। तो बेसिकली स्टीमिंग के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। तो ये हो गई बात
एक सिचुएशन की, अब हम दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। ये तो कंफर्म्ड है, किसी भी एज में आप थेरेपी स्टार्ट कीजिए, थेरेपी से ज़रूर बेनिफिट होता है, 100% बेनिफिट होगा। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप खुद स्टार्ट करके देखिए, लेकिन रेगुलरली कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन किया बीच में छोड़ दिया, रेगुलरली करना स्टार्ट कीजिए, किसी भी एज में स्टार्ट करेंगे। सेकंड सिचुएशन है जहाँ पे ऑटिज़म अडल्ट एज में डायग्नोस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं जब छोटे होते हैं, बचपन में, इनमें कोई ऑटिज़म का सिम्टम नज़र नहीं आता है। मीन्स लैंग्वेज इनकी फुली डेवलप होती है, एकेडमिक अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, थोड़ा थोड़ा सोशल स्किल्स भी होती हैं। तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है और जो डायग्नोसिस है वो मिस हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े हो रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ऑटिज़म का अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, तो अब इनको पता चल रहा है कि इनके अंदर जो अजीब सा बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर जो इनको नॉर्मल लोगों में नहीं दिखता है, दूसरे लोगों में नहीं दिखता है, जिस बिहेवियर को ये लोग हमेशा मास्क करते आए हैं बचपन से, तो कहीं ना कहीं इनको अडल्ट एज में वो चीज़ पता चल रही है कि जिस चीज़ को वो लोग मास्क कर रहे थे वो एक्चुअली में ऑटिज़म के सिम्टम थे। तो अब ये लोग बेटर समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों डिफरेंट है दूसरे लोगों से। तो इसलिए ये लोग डायग्नोसिस कराने जाते हैं, तब पता चलता है कि ये लोग ऑटिस्टिक हैं। तो ऑटिज़म का डायग्नोसिस किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों में ही होता है और इसको बोलते हैं हम लोग अडल्ट ऑटिज़म। 3-4 लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ जिनका अडल्ट एज में जो है वो ऑटिज़म से डायग्नोसिस मिला। इंस्टाग्राम पे इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे से बात की और कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। तो जिनसे मैंने बात की तो कुछ लोग तो साइकेट्रिक से जो है वो एंजाइटी के सेशन ले रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो कई बार ये सिचुएशन समझ में नहीं आती है, आपको लगता है मैं जस्ट डिप्रेशन में हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेरे अंदर जो है वो ऑटिज़म के सिम्टम है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है। तो डायग्नोसिस के लिए आप ज़रूर जाएं। तो जिनसे मैंने बात की, कुछ कॉमन फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने उनसे एक्सपीरियंस किए। तीनों के चारों जितने भी लोग मैंने उनसे बात की, सब मतलब एंग्जाइटी डिप्रेशन से भरे पड़े थे, स्ट्रेस एंग्जाइटी सभी में था। सेकंड थिंग थी स्टीमिंग बिहेवियर। तीनों चारों से मैंने बात की तो उन्होंने ये सिम्टम भी दिखाए कि कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर जो है वो उनके अंदर हैं। एक ने तो मुझे बताया था कि उसको ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज़ है, और दूसरे ने जैसे मुझे ये चीज़ बताई थी कि लैंग्वेज उसको प्रोसेस करने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो एक बार तो सुन के मुझे आंखों में आंसू भी आ गए कि जब भी कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो जब तक मैं उसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा सा प्रोसेस करने में, तो तब तक मुंह के सामने से लोग मुझे पागल बोल के निकल जाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि मेरी क्या सिचुएशन है, या कई बार वो लोग मुझ पर दया करते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझ पर दया करें। तो कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर, मुझे उनकी आईडीज़ क्लियरली पता है कौन कौन लोग हैं। तो मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ और वो लोग भी शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपना एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ थी, स्टीमिंग बिहेवियर आपके अंदर हो सकते हैं। कोई भी रेपिटेटिव बिहेवियर अगर आप करते हैं तो वो स्टीमिंग है। स्टीमिंग मीन्स हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उनसे रिलेटेड अगर वो 5 सेंसेस अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं तो उन्हीं की वजह से आपको कोई ना कोई रेपिटेटिव बिहेवियर करने का मन करता है, और समटाइम्स उसको आप पब्लिकली मास्क करके रखते हैं, लेकिन आप कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को। तो आप स्टीमिंग, अडल्ट ऑटिज़म डायग्नोस होता है तो उसमें स्टीमिंग भी होती है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी हो सकता है प्रोसेस करने का। एंड थर्ड स्ट्रेस एंग्जाइटी। स्ट्रेस एंग्जाइटी इसलिए क्योंकि आपको लोग पूरी तरह से नॉर्मल समझते हैं, जबकि वो लोग आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको खुद को अंदर से ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो अजीब है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है। और रिलेशनशिप एक मेन प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा चारों लोगों में मैंने यही देखी कि वो रिलेशनशिप मेंटेन करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। मूड स्विंग आपके अंदर भी होते हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है।
नाउ एक पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे थेरेपी से कुछ बेनिफिट होगा। तो अगर अडल्ट में आपको ऑटिज्म डायग्नोस हुआ तो थेरेपी कैसे काम करेगी। थेरेपी आपको स्टीमिंग में काम कर बेनिफिट दिला सकती है। अगर कोई आपको स्टीमिंग बिहेवियर आप करते हैं तो थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन स्पीच थेरेपी मुझे नहीं लगता आप लोगों को हेल्प कर सकती है, बिकॉज स्पीच थेरेपी बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, क्वेश्चन आंसर ये सब डेवलप करने के लिए, तो वो तो ऑलरेडी आप लोगों के अंदर होता है। मुझे नहीं लगता स्पीच थेरेपी से इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। स्ट्रेस एंग्जाइटी का जो सोल्यूशन है उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के सेशन लेते हैं। डिप्रेशन में अगर आप जा रहे हैं अपनी कंडीशन की वजह से, रिलेशनशिप अगर फेल हो रहे हैं उस कंडीशन से डिप्रेशन में जा रहे हैं, इट्स वेल कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके सेशन ले। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेस एंग्जाइटी से छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। आपके अंदर कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है, आप पूरी तरह से नॉर्मल ही हैं। आपको ये बात समझनी होगी, ऑटिज्म कोई डिजीज नहीं है, आप बस डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी गाइस कि आपको ज़रूरत है तो अपने आसपास के जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे क्लियरली ऑटिज्म के बारे में आपको बात करनी चाहिए, ऑटिज्म के बारे में उन्हें अपेयर करना चाहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं बिना हेजिटेट किए जो आपके क्लोज के पर्सन्स हैं उनको आपको ऑटिज्म को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए, सो दैट माइंडसेट बनता है। अब जब तक हम लोगों को अपने बच्चों के ऑटिज्म के बारे में पता नहीं था तब तक हम भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, बहुत गुस्सा आता था, बिल्कुल भी हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमने जाना कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, उसको किन किन एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है, तब हमारे जो माइंडसेट थे वो पूरी तरह से चेंज हो गए। कहीं ना कहीं आज हम लोग ऑटिज्म से पूरी तरह से अवेयर हैं। हम जानते हैं कि जब हमारा बच्चा कुछ गलत बिहेवियर करता है, कुछ अजीब बिहेवियर करता है, तो मैक्सिमम टाइम हर सिचुएशन में हम लोगों को पता होता है कि हमारा बच्चा किस वजह से ये बिहेवियर करता है। तो अब वो गुस्सा नहीं आता है, पेशेंस लेवल हमारा बहुत अच्छा से डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को भी अपने जो सराउंडिंग के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करनी है और खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। खुद को मतलब एक तरह से आपको कम नहीं समझना है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। ये आप बहुत ही बेटर सिचुएशन में हैं गाइस। अडल्ट में ऑटिज्म डायग्नोस हुआ फिर भी आपकी जो लैंग्वेज है फुली डेवलप है, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ कैरी ऑन कर रहे हैं, फिर भी ऑटिज्म की वजह से आप इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं जितने और लोग अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हैं। बहुत कम उम्मीद हम लोगों को रहती है कि क्या ये भी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। तो आप इस तरह से चीज़ें सोचिए कि आप ऑटिस्टिक ज़रूर हैं लेकिन आप फिर भी एक बेटर लेवल पे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि खुद को रिस्पेक्ट कीजिए और अपने सराउंडिंग के लोगों को ऑटिज्म से अवेयर कीजिए, उससे हमारे बच्चों को भी बेनिफिट होगा और आपको भी ज़रूर बेनिफिट होगा। सो ये था इस टॉपिक के ऊपर। अगर अडल्ट ऑटिज्म है तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, 20 या 30 में जाएगा, तब कैसा एक्सपीरियंस होगा, तब मुझे फुल नॉलेज होगा कि किस तरह से ऑटिज्म अडल्ट एज में जा रहा है। अब टाइम आ गया है बहुत ही अमेजिंग बुक्स का आप लोगों के साथ शेयर करने का गाइस। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप वोकैबुलरी उसकी बिल्डअप करना चाहते हैं, इनिशियल स्टेज में है, तो आपके साथ बहुत ही अमेजिंग बुक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे आपके बच्चों को, बहुत ही अच्छे विजुअल्स हैं। सो देर ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो ये है गाइस सेट ऑफ 12 बुक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, फ्लावर्स, ट्रांसपोर्ट, वाइल्ड एनिमल्स, farm and pet animals, and then colors, shapes, about me, people at work। सुनो एक एक करके मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ किस तरह की हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फाड़ तो नहीं पाएगा बच्चा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पेजेस हैं, बिल्कुल कार्ड्स के जैसे ही है। मतलब बुक्स जो है वो कार्ड्स के जैसे ही हैं, जैसे कार्ड्स होते हैं सेम वैसे ही बुक्स हैं ये। तो फर्स्ट है वेजिटेबल्स, जिसमें आप देख सकते हैं पम्पकिन, कैरट, ग्रीन पीस, ब्रोकली, कुछ इस तरह के वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स आप देख सकते हैं वाटरमेलन, ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स। अल्फ़ाबेट्स कुछ इस तरह से है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों ही दिए गए हैं, एप्पल विद स्पेलिंग्स के साथ।
तो बच्चा अगर रीड करता है तो स्पेलिंग्स को भी रीड कर सकता है। देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। नंबर्स में है 1, लाइक 1 सन है तो 1 और 2 केक्स हैं तो 2। तो काउंटिंग के साथ नंबर कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। 3 पेंसिल्स, 4 कप केक्स आप देख सकते हैं। तो साथ में काउंट भी आप करवा सकते हैं और बच्चा नंबर्स को आइडेंटिफाई भी करना सीखेगा। फ्लावर्स, रोज फ्लावर, लोटस बहुत ही जो कॉमन फ्लावर्स होते हैं। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड आप देखिए जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं वही फ्लावर्स हैं। डेजी, ट्यूलिप। ट्रांसपोर्ट में है बाइसिकल, कार, कॉमन व्हीकल जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर कुछ इस तरह से है। पास वाइल्ड एनिमल्स, लायन, एलिफेंट, टाइगर, फॉक्स है। फार्म एंड पेट एनिमल्स, सबसे पहले काउ, शीप जो बिल्कुल जो कॉमन हमारे सराउंडिंग में होते हैं। याक, हॉर्स, रैबिट, गोट। नेक्स्ट है कलर्स। रेड, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। साथ में साइड में रेड कलर दिया है और रेड कलर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिया है। तो रेड एप्पल जैसे कि हम लोग बच्चों को स्पीच थेरेपी में बुलवाते हैं। येलो सनफ्लावर, साथ में कलर है और उस कलर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। शेप्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। शेप्स में सेम वैसे ही है। साथ में सर्कल शेप दिया हुआ है और साथ में सर्कल जो ऑब्जेक्ट है वो है व्हील, तो सेम ऐसे ही है। ओवल शेप क्या होता है? एग होता है। एंड देन ट्राइंगल शेप क्या होता है? सैंडविच होता है। एंड देन अबाउट मी, माई फेस, तो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसी में आगे क्या दिया देखिए, हियरिंग, ईयर्स से हम लोग सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं। तो पिक्चर विजुअल के साथ सिखाया गया है। जैसे गर्ल जो है वो फ्लावर को स्मेल कर रही है। एक्सप्रेशंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। स्लीपी, स्माइली, आप देखिए एक्सप्रेशन कितने क्लियरली यहाँ पे शो किए हैं। तो एक्सप्रेशन भी हम लोग यहाँ से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल एट वर्क, विजुअल के साथ जैसे टीचर पढ़ा रही है तो ये टीचर है, ये डॉक्टर हैं, लाइक ड्रेस से पता चल रहा है कि ये सोल्जर है। फ्लोरिस्ट, शेफ, फार्मर, बिल्कुल रियल इमेजेस को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं गाइस 12 बुक्स का ये सेट है और इनमें जो पिक्चर्स यूज़ की गई हैं वो बिल्कुल रियल इमेजेस हैं और वही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं जो कॉमनली हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें पिक्चर क्वालिटी तो आपने देख ही लिया, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, बिल्कुल कार्ड्स की तरह, कार्ड से भी बहुत बढ़िया है ये। गाइज अभी आप देख रहे थे 12 बुक्स का सेट जो कि अर्ली वोकैबुलरी को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं। और अगर आप लोग भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।